जुगाड़ू बहू की रसोई। सुबह सुबह कांताबाई घर की साफ सफाई करने के बाद रसोई की साफ सफाई करने के लिए रसोई की तरफ जा रही होती है। तभी वहां तनिष्का आती है और कांताबाई को रसोई में जाते हुए रोक कर कहती है। अरे कांताबाई, कहाँ चली जा रही हो? मेरी रसोई में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मालकिन, रसोई में नहीं जाऊंगी तो रसोई की सफाई कैसे होगी? देखो, अभी तो घर में मैं आ गई हूँ, तो तुम्हें इस घर में रसोई की साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ साफ सफाई करनी है वहाँ करो। रसोई की साफ सफाई मैं खुद कर लूंगी। ऐसा कहकर तनिष्का कांताबाई को वहां से भगा देती है, जिसके बाद तनिष्का रसोई में जाती है और रसोई की हालत देखकर कहती है। हे भगवान, ये क्या हाल मचा रखा है मेरी सासू माँ ने रसोई का। भला इस तरह रसोई की हालत कोई रखता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं रसोई में नहीं, किसी कूड़े कचरे में आकर खड़ी हूँ। अरे बहू, तूने तो रसोई को बहुत अच्छे से चमका रखा है। आज तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी रसोई में हूँ। हाँ हाँ, आपको क्यों लगेगा? वैसे माँ जी, रसोई में आने से पहले आप नहाई थी या नहीं? अरे बहू, रसोई में आने के लिए नहाने का क्या ताल्लुक है? अरे माँ जी, पूरा ताल्लुक है। रसोई एकदम साफ सुथरी पवित्र जगह है, जहाँ हमें नहाए धोए बिना नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आप नहाई नहीं हो। जाओ पहले नहा लो, उसके बाद रसोई में आना। तनिष्का अपनी सास को पहले ही दिन पर रसोई से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर मेघा को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो अपने आप से कहती है। हे भगवान, ये सब बहू को क्या हो गया है? इसके ऊपर तो रसोई का कोई भूत सवार है। बेचारी मेघा हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है, जिसके बाद कुछ ही देर में तनिष्का रसोई से स्वादिष्ट खाना पकाकर खाने की टेबल पर लगा देती है और मेघा के पास जाकर उससे कहती है। अरे माँ जी, चलिए मैंने खाना बना दिया है, आप आकर खा लीजिए। तुषार जी भी आते ही होंगे। तनिष्का अपनी सास और अपने पति तुषार को खाना परोसती है। जैसे ही तुषार और उसकी सास खाना खाते हैं, उन्हें खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वो तनिष्का की तारीफ में कहते हैं। अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे हाथों में तो जादू है। चलो, अच्छी बात है। कम से कम अब मुझे रसोई की चिंता तो नहीं होगी। अब मेरी बहू अपने आप रसोई संभाल लेगी। अरे तनिष्का, इतना अच्छा खाना बनाना तुमने कहाँ से सीखा? बस यही तो मेरा सबसे फेवरेट काम है, एक रसोई को अच्छे से संभाल कर रखना और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाना। वो सभी अच्छे से खाना खा लेते हैं, जिसके बाद तुषार अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और मेघा अपने कमरे में। अरे ये क्या, मैं तो कमरे में दवाई खाने आई थी, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। चलो रसोई में जाकर पानी ले आती हूँ। मेघा रसोई में जाकर पानी लेने लगती है। तभी वहाँ पर तनिष्का आ जाती है और अपनी सास को रसोई में देखकर गुस्से से कहती है। अरे ये क्या माँ जी, आप बिना बताए रसोई में आ गई और आपने अभी तक सुबह से नहाया भी नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, बिना नहाए रसोई में मत आना। अरे बहू, मैं तो पानी लेने आई थी, और फिर ये कहाँ लिखा है कि बिना नहाए रसोई में नहीं आ सकती? देखो माँ जी, आज के बाद आप बिना नहाए कभी भी रसोई में कदम नहीं रखोगी। ऐसा कहकर तनिष्का गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। आखिर बहू को हुआ क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेघा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और तनिष्का रसोई में किसी को भी नहीं आने देती। एक दिन मेघा का करेले खाने का बहुत मन होता है। आज तो मैं अपने हाथों से करेले बनाऊंगी। बहुत समय हो गए हैं अपने हाथों के करेले खाए हुए। मेघा रसोई में जाकर करेले छीलती है और उनकी सब्जी बनाने लगती है। रसोई में सब्जी बनाने के चलते चारों तरफ रसोई फैला देती है। जैसे ही तनिष्का रसोई में आकर रसोई की हालत देखती है, वो अपनी सास से कहती है। अरे माँ जी, आपने ये सब क्या कर दिया? आपने तो पूरी रसोई को तहस नहस कर दिया। मुझे पूरी रसोई की शुद्धिकरण करनी होगी। और ये क्या है? छी छी छी,
आप मेरी रसोई में ये क्या बना रही हो? अरे बहू, ऐसे मुंह क्यों चढ़ा रही है? मैं तो अपने लिए करेले बना रही थी। हे भगवान, छी छी छी। अरे माँ जी, करेले कौन खाता है? अरे बहू, करेले तो खाने की ही चीज है। तुझे क्या पता कितनी सेहतमंद सब्जी है करेला। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप करेले बना रही हो तो अब आप मेरी रसोई को अच्छे से साफ भी करेंगी। मैं अपनी रसोई में जरा भी गंदगी पसंद नहीं कर सकती। अरे मेरी माँ ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी। अब तो यहाँ से जाओ और मुझे चुपचाप से करेले बनाने दो। मेघा के कहने पर तनिष्का रसोई से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे रसोई में अपनी सास को देखकर बेचैनी सी लगती है। थोड़ी ही देर में मेघा करेले बनाकर खाने की टेबल पर ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे तुषार के साथ बैठकर करेले खाती है। तुषार अपनी माँ से कहता है, अरे वाह वाह, क्या बात है, आपने तो करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। आखिर माँ के हाथों का स्वाद तो अलग ही होता है। ओहो, ऐसा क्या बनाया है माँ जी ने? जरा मैं भी तो चख कर देखूं। तनिष्का जैसे ही पहला निवाला खाती है, वो उसे मुंह से तुरंत थूक देती है और मुंह चढ़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ये जहर की तरह क्या बनाया है माँ जी आपने? कहीं आपने मुझे जहर तो नहीं खिला दिया? अरे बहू, करेले का स्वाद ऐसा ही होता है, अब तुझे कौन समझाए। देखिए माँ जी, आज के बाद आप मेरी रसोई में कुछ भी नहीं बनाओगी, और अगर आपको रसोई में कुछ बनाना है तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर तनिष्का तुरंत नहाने जाती है और अच्छे से कोलगेट करती है, जिसके बाद वो अपनी रसोई को अच्छे से साफ करती है और अपने लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। जिसके बाद वो आराम से टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए अपने आप से कहती है, ऐसे तो माँ जी नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, तनिष्का नाश्ता बनाकर तुषार और अपनी सास को देती है, जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मुझे बाहर जाना है और रसोई के लिए कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है बहू, लेकिन समय से वापस आ जाना। ऐसा कहकर मेघा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद तनिष्का एक ताला लेकर आती है और रसोई के दरवाजे पर लगा देती है। जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अब जब मैं बाहर रहूंगी तो कोई भी रसोई में घुस ही नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर तनिष्का चाबी अपने साथ ले जाती है और सुबह से शाम तक बाहर ही रहती है। जैसे ही वो शाम को घर वापस लौटती है, तुषार और मेघा गुस्से से उसको देखते हैं और कहते हैं, तनिष्का, ये सब क्या है? अरे तुम कोई 2 दिन की बच्ची हो क्या? रसोई में ताला लगाकर जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? पता है तुम्हारी वजह से आज पूरे दिन माँ भूखी रही है। अरे बहू, रसोई में जाने के झगड़े या रसोई में कुछ बनाने का झगड़ा तो मुझे समझ आ गया, लेकिन तूने तो आज मुझे अपनी रसोई के चलते भूखा ही मार दिया। कम से कम थोड़ा तो मेरा ख्याल रखती। ये सब सुनने के बाद तनिष्का को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी माँ जी। अब मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तनिष्का तुरंत रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए कुछ बना कर लेकर आती है, जिसके बाद वो उनके साथ बैठकर पेट भर खाना खाती है। लेकिन उस दिन के बाद से तनिष्का अपनी सास के साथ रसोई के लिए झगड़ना बंद कर देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू रसोई में आराम से एक साथ खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जादुई दूध का कुआं। भीमापुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी था जो कि एक ग्वाला था। उसके पास 4 गाय थी और अचानक ही उसकी 3 गाय बीमार होकर मर जाती हैं, जिससे हरीश बहुत परेशान हो जाता है। उसके एक और गाय बीमार थी जो दूध देने में असमर्थ थी। ऐसे में हरीश का दूध बेचने का काम मानो ठप सा पड़ गया था। तभी अपनी पत्नी लता के माथे पर पानी की ठंडी पट्टी करते हुए वो कहता है, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो आप मुझे? मेरी 3 गाय चली गई, 4थी गाय भी बीमार है, पत्नी को भी तेज बुखार है, साथ में छोटा 2 साल का बेटा भी है। मैं अकेला क्या करूंगा? कैसे घर की स्थिति संभालो? मेरी मदद करो। व्यापार नहीं चला तो न मेरी पत्नी ठीक हो पाएगी, न वो गाय दूध दे पाएगी। तभी उसके घर पर मीनाक्षी आकर कहती है, अरे भाई साहब, जरा 1 किलो दूध देना।
माफ करना मीनाक्षी बहन, अभी कुछ दिनों तक मेरी गाय दूध नहीं दे पाएगी, वो बीमार है। आप तो जानते ही हैं कि 3 गाय मेरी खत्म हो चुकी हैं। आप कहीं और से दूध ले लीजिए फिलहाल। ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो मैं कहीं और से ले लेती हूँ अभी। ऐसा कहकर मीनाक्षी उल्टे पांव लौटकर कहीं और से दूध खरीद लेती है। वहीं लता कहती है, अजी परेशान मत होइए, दूध का व्यापार तो हो नहीं सकता, कोई और व्यापार ही देख लीजिए, घर में कुछ तो आएगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो सारी चिंता चिंटू की है। मैं समझ रहा हूँ लता, तुम्हारी सारी चिंता, सारी बातें। तुम ज्यादा मत बोलो, सिर्फ आराम करो, और कुछ चाहिए तो मुझे कहना। मैं सोच रहा हूँ जंगल से लकड़ी काटकर लकड़ी को ही बेच दूं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है, आप यही कर लीजिए, चिंटू का मैं ख्याल रख लूंगी, थोड़ा बहुत बुखार उतर चुका है। ठीक है, मैं काम करके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर हरीश जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगता है। क्या हरीश के घर की स्थिति ठीक हो पाएगी? क्या वह फिर से दूध बेचने का व्यापार कर पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ें। हरीश लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था कि पास में से उसे एक आवाज आती है, तुम्हारी जो भी परेशानी है वो मैं दूर कर सकती हूँ, मेरी ओर आओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, बस मेरे पास आ जाओ। हरीश उस आवाज के पीछे पीछे एक पुराने कुएं पर पहुंच जाता है और कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये आवाज कुएं से तो नहीं आ रही? तुमने सही जाना, ये आवाज इसी कुएं से आ रही है। मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर सकती हूँ। अगर तुम वापस से अपना दूध का व्यापार करना चाहते हो तो इस कुएं में अपनी सबसे अजीज या जिसे बेपनाह प्यार करते हो उसे त्याग दो। तत्पश्चात ये कुआं एक दूध का कुआं बन जाएगा, जिससे तुम जितनी बार चाहो उतना दूध बेचकर अपना घर चला सकते हो, और जादुई दूध के कुएं से तुम्हारी गाय, पत्नी, तुम्हारा व्यापार, सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। सब कुछ ठीक करने का एक यही जरिया है। सोचते सोचते हरीश घर पहुंच जाता है और अपने बेटे को देखकर कहता है, मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए अजीज है, वो मेरा बेटा ही है। तो क्या ये करना मेरे लिए ठीक है? कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? हे भगवान, आप पर भरोसा करके मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। तभी अपने सोते हुए बेटे को अपनी पत्नी की आंखों के सामने से वो ले जाता है और लता परेशान होती है मगर कुछ कर नहीं पाती। इतने में वो उसी कुएं के पास पहुंचकर कहता है, तुमने मुझसे जो कहा था उसी के आधार पर मैं अपने सबसे अजीज को इस कुएं में डाल रहा हूँ। अपने बेटे से ज्यादा मुझे और किसी से प्यार नहीं है। मेरे बलिदान को स्वीकार करो। ऐसा कहकर हरीश जैसे ही अपने छोटे से बच्चे को उस कुएं में डाल देता है, तभी दूध के उफान से दूध बाहर आ जाता है और साथ ही उसका बेटा भी सही सलामत वापस आ जाता है। तभी एक देवी प्रकट होकर कहती हैं, मैं तुम्हारी नेक दिल, तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हूँ। अपने बेटे की परवाह ना करते हुए भी तुमने उसका बलिदान दिया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम जितनी बार चाहो इस कुएं में से दूध लेकर बेच सकते हो, चाहे तो किसी गरीब को पिलाकर उसका भला कर सकते हो। इसलिए ये कुआं तुम्हारा है, एक गरीब का दूध कुआं, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। शुक्रिया, मेरे बेटे को वापस लौटाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी मदद की। एक बात और, यदि इस कुएं का दूध कम हो जाए तो तुम्हें फिर से कोई पसंदीदा चीज इस कुएं में डालनी होगी, जिसके बाद दूध का कुआं फिर से भर जाएगा।
ये कहते ही वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद हरीश अपने बेटे को लेकर घर छोड़ देता है और दूध के बड़े बड़े ड्रम रिक्शे में से ले जाकर दूध के कुएं से भरकर बेचने लगता है। उसके सारे ग्राहक वापस लौट आते हैं। अरे हरीश भाई साहब, शुक्र है कि आपने वापस दूध बेचना शुरू कर दिया। कहीं और का दूध लेकर बच्चे बीमार हो गए थे। कोई बात नहीं भाई साहब, अब से आप सब दूध यहीं से ले जाना और आस पड़ोस के लोगों को भी कह देना। जी 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 जरूर। भैया जरा 1 किलो दूध देना। जी ये लीजिए। इस तरह से हरीश का सारा दूध खत्म हो जाता है। घर जाकर ड्रम में बचे कुचे बूंदे उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती हैं, जिसे वो अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क देता है और बीमार गाय के ऊपर भी। तत्पश्चात दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और हरीश कहता है, लता तुम कैसी हो? तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, पर आपने ये जादू किया कैसे? मैंने ये सब नहीं किया, ये सब तो दूध के कुएं का कमाल है। ये देखो पैसे, इतने सारे दूध को बेचकर ही मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं और हमारी गाय भी अब स्वस्थ है, हमारी जिंदगी भी बेहतर हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही थी हमारा तो भला हो गया, अब हमें दूसरों का भला भी करना चाहिए दूध का भंडार करके। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं और दूध लेकर आता हूँ दूध के जादुई कुएं से। जब तक तुम गोलू का ख्याल रखना। जी आप निश्चिंत रहिए। तभी हरीश दूध के कुएं से दूध लेकर आता है और लोगों को बांट देता है। अरे दूध तो खत्म हो गया, मुझे और कुएं से दूध लाना होगा और उसका स्तर भी कम हो गया होगा, जिसे बढ़ाने के लिए पिताजी की आखिरी निशानी से ये अंगूठी डालनी होगी मुझे, तभी उस जादुई कुएं से दूध ले पाऊंगा। ऐसा बोलकर हरीश पिता की आखिरी निशानी अंगूठी ले जाकर उस दूध के कुएं में डाल देता है, जिसके बाद फिर से दूध का कुआं भर जाता है और वह दूध लाकर बेचने लगता है। साथ ही उसकी बीवी गरीब बेसहारा लोगों व अनाथ बच्चों को दूध का भरपेट सेवन कराती, जिसके बाद उसे आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अब सुकून आया है लोगों का भला करके। गोलू बेटा आजा आजा, तू भी दूध पी ले। इस तरह हरीश का दूध बेचने का व्यापार कुशल मंगल चलता है। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर 2 बूढ़े पति पत्नी आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटी मैंने सुना है तुम लोगों को मुफ्त में दूध पिलाते हो। क्या तुम हमारी बेटी की शादी में मिठाई बनाने के लिए दूध दे सकते हो? हाँ बेटा, भीख मांग मांग कर सामान जुटाना पड़ रहा है। आप परेशान मत होइए, हम आपको दूध भी देंगे और जो भी सामान चाहिए वो भी ला कर देंगे। आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवाएंगे। हाँ आप निश्चिंत रहिए। तभी हरीश दूध के कुएं में अनमोल चीज डालकर दूध के कुएं का स्तर बढ़ा देता है और सारा दूध उन बूढ़े दंपत्ति की बेटी की शादी में लगा देता है। साथ ही उस कुएं के चारों ओर एक सुरक्षा जाल लगा देता है। इस तरह अच्छे से उस लड़की की शादी हो जाती है और हरीश का दूध व्यापार भी जादुई दूध कुएं से अच्छा चलता है।